हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब आती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के 5 पार्ट होते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी इसकी रेशोज़ हैं, ब्लू पेन से मैंने लिखी हुई है रेशोज़, इन रेशोज़ का लर्न करने का तरीका यही है कि जो भी नाम है हर एक के अपॉन में RFO जरूर आएगा, यानी सेल्स जरूर आएगी हर एक के नीचे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, सेल्स मतलब RFO ही बोलेंगे हम, क्योंकि सेल्स मुझे सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए बोलना पड़ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO मल्टीप्लाई 100। फिर ऑपरेटिंग रेशो बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स, सेल्स है ये, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या मतलब है आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल होता है कोरफो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका एक और फार्मूला ऑपरेटिंग रेशो और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों को मिलाया जाए तो 100 बैठना चाहिए। यानी कि अगर ऑपरेटिंग रेशो 25% दिया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 75% बचेगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बाद में बताएंगे हम। तो ऑपरेटिंग रेशो हो गया, ऑपरेटिंग रेशो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO मल्टीप्लाई 100, नेट प्रॉफिट हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन RFO मल्टीप्लाई 100। तो आपने देखा जो भी मैं रेशियो बोलूंगा उसके अपॉन में RFO जरूर होगा, और मल्टीप्लाई 100 इसलिए करना है क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज में होती हैं ये रेशियो सारी। अब आते हैं हम इसके बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपने BST में पढ़ा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। इनके फार्मूलास की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, नेट सेल्स माइनस COGS पढ़ा था ना, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम इसको यहाँ बोलेंगे RFO माइनस कॉर्फो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फार्मूला आपको पता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो आपने 11th में किया था ना, ये ट्रेडिंग करा था ना, यहाँ आपकी बाय सेल्स होती थी और यहाँ होता था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ GP ये होता था। तो GP कैसे निकालूंगा? सेल में से ये सारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ये माइनस कर दो तो GP आ जाएगा, यानी कि सेल में से ये निकाल दो तो GP आ जाएगा। ऐसी कोरफो निकालने के लिए इन सबको ऐड करना होता था हमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कोरफो निकालने के लिए एक और तरीका है कि RFO में से GP निकाल दो। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अगर सेल में से GP हटा दो तो ये बच जाएगा कोरफो, इस तरह से। अब आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बारी आती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कोरफो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जो हमारे कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। अगर बिस्किट बनाने की कंपनी है तो बिस्किट बनाने के ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट चाहे वो इनडायरेक्ट, वो सब ऑपरेटिंग होता है। जो बिस्किट बनाने से रिलेटेड नहीं है वो नहीं है ऑपरेटिंग, वो नॉन ऑपरेटिंग। अब जैसे कि एम्प्लॉइज को दिए जाने वाले खर्चे, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डेप्रिशिएशन, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमें ब्याज देना है, वो तो नॉन ऑपरेटिंग है। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो पैसा कमा रहे हैं और जो ऑपरेटिंग नहीं है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। मतलब और भी अभी आ सकते हैं, जैसे कि हमें रेंट से इनकम हो रही है या हमें किसी और तरीके से इनकम हो रही है तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम पहले उस तरीके से, कैसे थे नेट प्रॉफिट को? देखिए, RFO में से पहले कोरफो, RFO में से पहले कोरफो जाता था, GP निकलता था, ये GP निकल जाएगा। GP में से फिर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के एक्सपेंसेस हटा देते थे। फिर उसमें ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे जो इनकम बाय में जो इनकम आती थी वो ऐड कर लेंगे और टैक्स माइनस करेंगे इसमें, तब आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले भी बताया हुआ, गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एक तो ये है, नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही आएंगे। दूसरा फार्मूला एसेट अप्रोच से ये है कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और
करंट एसेट जोड़ लीजिए और करंट लाइबिलिटी घटा दिए, या फिर ऐसे करिए नॉन करंट एसेट में सिर्फ वर्किंग कैपिटल ऐड करिए। तो नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, फिर एक और फार्मूला बैठता है कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो आपने गुडविल में याद किया था, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दिए। तीनों फार्मूले सिचुएशनल है, जैसी चीज़ दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। मुझे ये 3 वीडियोस के अकॉर्डिंग सारे फार्मूलेज लर्न करिए और उसे फेयर कॉपी में बिना देखे लिखिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आई एम श्योर कि आप पूरे चैप्टर को बेहतरी से समझ पाएंगे।